वो संयुक्त परिवार में रहती थी। दादाजी का बहुत बड़ा घर था, जिसमें उसके साथ चाचा ताऊ अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। सबके लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन घर में बड़े ताऊ बाबूलाल जी का ही आदेश चलता था। आज भी उनके घर में सभी परिवार एक ही टेबल पर बैठकर भोजन करते थे। उसके पिताजी चार भाई थे। वो उनके घर की पहली संतान थी। उससे छोटी एक बहन और सबसे छोटा एक भाई था। उनके सभी चचेरे भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। उसकी भी शादी तय कर दी गई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उनके यहाँ अब तक कभी शादी के लिए हॉल बुक नहीं कराया गया था। दादाजी का बहुत बड़ा आंगन था, जहाँ पर ही घर की सारी शादियाँ आयोजित की जाती थी। आज भी वह आंगन किसी शादी हॉल से कम नहीं लगता था। पूरी तरह से सजाया गया, रोशनियों से जगमग। सतीश एक सौम्य और सुंदर युवक था, जिससे उसकी शादी होने जा रही थी। इस रिश्ते से वो बहुत प्रसन्न थी। शादी के बाद उसे विदेश जाना था। दुल्हन बनने के लिए ब्यूटिशियन को घर बुलाया गया था, क्योंकि उसके ताऊ जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि घर की बेटियां पार्लर जाकर सजे सवरे। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। पिछले 6 महीनों से वो सतीश से जुड़ी हुई थी। फोन पर बातें भी होती थी, इसीलिए दिल में उसके लिए स्नेह जागना स्वाभाविक था। कल ही उसने उससे कहा था, सरिता, तुम्हारा शादी का जोड़ा बहुत सुंदर है। तुम उसमें बेहद प्यारी लगोगी। और उसने सही ही कहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी उसे देखा, तारीफों की बौछार कर दी। वो दुल्हन बनी, स्टेज पर बैठी थी। उसकी सभी बहनें और सहेलियां उसे सतीश के नाम पर छेड़ रही थीं। अब तक 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन बारात नहीं आई थी। रात के 11 बज गए थे और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे थे। पिताजी ने सतीश के पिता को कई बार फोन किया, लेकिन उनका जवाब यही था, बस अभी निकल रहे हैं। आपको तो पता है कि ऐसे कामों में थोड़ी देर हो ही जाती है। लेकिन जब 11:30 बज गए, पिताजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि हमारे घर में समय की बहुत पाबंदी है। इसके बाद जो बात सतीश के पिता ने बताई, उसने जैसे सरिता पर पहाड़ ही गिरा दिया। वह बोले, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। सतीश ना जाने कहाँ चला गया है। हम तो 10 बजे निकलने वाले थे, लेकिन वह कहकर निकला और अब तक लौटा नहीं। उसका फोन भी बंद है। रात का 1 बज गया। लोग अब बातें करने लगे, जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है लड़के की मर्जी नहीं थी। परिवार जबरन शादी करवाना चाहता था, इसीलिए वह भाग गया। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे, अब तो लड़की पर दाग लग गया। जिसकी बारात ही ना आए, उससे कौन शादी करेगा। हमारे समाज में ऐसी लड़कियों को मनहूस कहा जाता है। उसके पिताजी, जो अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, इस समय इतने दुखी और तनाव में थे कि उनकी रंगत ही सफेद पड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी बाबूलाल ताऊ जी ने फैसला सुनाया, यह लड़का हमारी इज्जत से खेल गया है। आज ही सरिता की शादी होगी, आज ही उसका विवाह होगा। वो सब हैरान रह गए। बाबूलाल ताऊ जी बोले, सरिता का विवाह राजेश से होगा। यह सुनते ही उसके होश उड़ गए। जितनी वो हैरान थी, उतना ही राजेश भी था। वह उसके पिताजी के बड़े भाई के दोस्त का सबसे छोटा बेटा था। उससे 5 साल छोटा था। वो अभी सिर्फ 20 साल का ही था। राजेश ने वहीं सबके सामने कहा, ताऊ जी, आपको क्या हो गया है। सरिता मुझसे 5 साल बड़ी है। मैं यह शादी नहीं करूंगा, और अभी मेरी उम्र ही नहीं है। उसकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन दादाजी के निधन के बाद से घर में सभी फैसले ताऊ जी ही लिया करते थे। उन्होंने राजेश को डांटा और बोले, खबरदार, यह हमारे सम्मान का मामला है। चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ। राजेश ने साफ इनकार कर दिया। वो खुद भी यह शादी नहीं चाहती थी, क्योंकि ना ही उम्र का मेल था, ना ही कोई भावनात्मक रिश्ता। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। राजेश के पिता के ऊपर ताऊ जी के बहुत एहसान थे। उनका व्यापार आग लगने से डूब गया था, तब ताऊ जी ने ही उन्हें सहारा दिया था। वो ताऊ जी की बहुत इज्जत करते थे। राजेश के विरोध करने पर जो राजेश के पिता थे, उन्होंने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोले, तुझे समझ नहीं आ रही, इस घर के हम पर बहुत एहसान है, और ये सब मेरा भी हुक्म है। अगर तू और बकवास करेगा तो तुझे देख लूंगा। महिलाएं डरी सहमी खड़ी थी। पुरुषों के फैसलों के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता था। राजेश को थप्पड़ लगने के बाद भी उसने कहा, मैं जबरदस्ती का यह रिश्ता स्वीकार नहीं करूंगा। उसका मन भी यही चाहता था, लेकिन उससे
कोई पूछने वाला नहीं था। वो बस चुप थी, जैसे बेजान हो गई हो। सतीश ने उसे जलील कर दिया था, जबकि वो उससे बड़े प्यार से फ़ोन पर बातें करता था। राजेश को बहुत मारा गया। उसके होंठ और नाक से खून बहने लगा। चेहरे पर सूजन आ गई थी। सरिता को उस पर दया आने लगी, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। आखिरकार उसने रोते हुए शादी की रस्म निभाई। वो बेजान की तरह बैठी रही। उसने मना करने का साहस दिखाया था, लेकिन उनके यहाँ लड़कियों को बोलने तक की इजाज़त नहीं होती। उसने सोच लिया था कि बाद में राजेश से कह दूंगी, मेरी किस्मत का बोझ तुम्हें नहीं उठाना है। जब तुम्हें सही लगे दूसरी शादी कर लेना, मैं शिकायत नहीं करूंगी। बिना शादी के उसे अपने ही घर की दहलीज पर बैठे रहना पड़ा था। अब जब वो राजेश की पत्नी बन गई है, तो एक नाम मात्र के रिश्ते के साथ उसी घर में बैठी है। शादी के समय पंडित जी ने कहा था, लड़का तो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं है, यह शादी जबरदस्ती की जा रही है। तो राजेश के पापा बोले, इस नासमझ को क्या पता उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। वैसे भी यह अभी 20 साल का है, इसलिए उसके अभिभावक होने के नाते मैं उसके जीवन का निर्णय लेने का अधिकार रखता हूँ। उसका विवाह राजेश से हो चुका था। रोते हुए उसकी विदाई भी कर दी गई थी। बदनामी तो हो ही चुकी थी। अब बस एक इज्जत की चादर में लपेटकर उसकी माँ ने उसे राजेश के साथ विदा कर दिया था। जैसे ही वो राजेश के कमरे में गई, उसकी सास कहने लगी, बड़े भैया भी बहुत भावुक हो गए। हमें भी बहुत अफसोस है कि तुम्हारी बारात नहीं आई, लेकिन सोचो हमारे बेटे का क्या दोष था इसमें। वह तो अभी कॉलेज जाता है। बड़े भैया ने जबरदस्ती उससे शादी करवा दी। उसका सारा चेहरा चोटों से भर दिया। सास की शिकवे शिकायतें चलती रहीं। वो क्या कहती, यह शादी उसकी पसंद से थोड़ी हुई थी, एक जबरदस्ती का बंधन था जो उसके गले में डाल दिया गया। फिर सास ने जो बात उससे कही, उसे सुनकर उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। उसका मन हुआ कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। शायद उसी पल उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने का असली मतलब समझ में आया। सास कहने लगी, मेरा बेटा तो अभी तक पूरी तरह जवान भी नहीं हुआ है, शायद तुम्हें कुछ सालों तक इंतजार करना पड़े। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। शायद यही उसके नसीब में लिखा था। कुछ ही देर बाद राजेश गुस्से में कमरे में आया। उसके पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, क्योंकि ताऊ ने उसे बहुत मारा था। कुछ दिन पहले वही उससे कह रहा था, बताओ तुम्हारी शादी में क्या पहनूं। उसने उसकी शादी के लिए कई कपड़े सिलवाए थे। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र महज 20 साल थी, लेकिन उसकी कदकाठी काबिले तारीफ थी, लंबा और हट्टा कट्टा। उसने कहा, कहाँ ले जा रहे हो राजेश, मेरा हाथ छोड़ो। पता है ना, मैं शादी के रीति रिवाज निभा रही हूँ। अगर मम्मी को पता चला तो वो नाराज हो जाएंगी। कहते हैं शादी से पहले की दुल्हन को ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए। मैं बोला, सब लोग शॉपिंग पर गए हैं, बताओ ना कौन कौन से फंक्शन पर क्या पहनूं। तुम्हें तो पता है मैं वही पहनता हूँ जो तुम बताती हो। राजेश की उसके छोटे भाई विपिन से गहरी दोस्ती थी। दोनों हम उम्र थे। जब भी वो विपिन के लिए खरीदारी करने जाती, राजेश भी साथ जाता। उसे उसके चुने हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा उससे पूछता था कि क्या पहनूं, और अभी भी वो उसे अपने कमरे में ले जाकर अपनी अलमारी खोली, सारे हैंगर से कपड़े निकालकर बिस्तर पर फैला दिए और पूछा, बताओ ना तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं, ऑफ वाइट कलर का 3 पीस सूट या काला वाला। उसने कहा, दुल्हन वालों की तरफ से होते हुए तुम्हें ऑफ वाइट पहनना चाहिए। विपिन भी वही पहन रहा है। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुराया और बोला, ठीक है, फिर यही पहनूंगा। देख लेना, दूल्हे से भी ज्यादा स्मार्ट लगूंगा मैं। अपनी नकली कॉलर खड़ी करते हुए उसे चिढ़ाने लगा। उसने कहा, अपना मुंह धो लो, दूल्हे से अच्छे लगोगे, और नाक सिकोड़ते हुए उसकी नकल उतारी। फिर वापस अपने कमरे में चली गई। मगर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। अब जब वह कमरे में आया तो गुस्से से चिल्लाने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओगी। मना क्यों नहीं किया तुमने। उसने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी। राजेश, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारी बातों को अहमियत थोड़ी देते हैं। अगर तुमने इनकार किया होता तब भी क्या होता। देखो तो अपना चेहरा, आईने में क्या हाल कर दिया है उन्होंने। यही हाल मेरा भी होता, और फिर भी ताऊ हमारा रिश्ता तय कर ही देते, जैसे अब कर दिया।
उसकी बात सुनकर वो बोला, काश ताऊ जी को अक्ल आ जाए। कभी सुना है बारात किसी और की और शादी किसी और से? क्या जबरदस्ती ऐसे रिश्ते बनाए जाते हैं? मेरी क्या उम्र है शादी की? ताऊ जी को शर्म नहीं आई ये करते वक्त? अपनी से 5 साल बड़ी लड़की का पति बना दिया मुझे। धिक्कार है ऐसे बुजुर्गों पर। उसकी बात सही थी। उसने राजेश को लेकर कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो उससे ट्यूशन पढ़ने आता था और जब पढ़ाई नहीं करता तो कान खींच देती थी। अब ताऊ के भावनात्मक फैसले ने उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखने लायक भी नहीं छोड़ा। दूसरी तरफ उसके मन में अब भी यही सवाल घूम रहा था, सतीश ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? उसने उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? वो यही सोच रही थी कि राजेश की आवाज ने उसे चौंका दिया। वह बोला, यह तकिया पकड़ो और जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे तो बिस्तर पर सोने की आदत है। उसने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ सपने नहीं संजोए थे? उसने अपनी शादी को लेकर बिना किसी वजह के सतीश ने उसे बहुत कठोर सजा दी थी। अगले दिन रात को ताऊ ने राजेश को अपने कमरे में बुलाया था। 2 घंटे बाद जब वह कमरे में वापस आया तो बेहद गुस्से में था। उसने कहा, क्या कहा ताऊ ने तुमसे जो इतने नाराज हो? वह बोला, साला बुढ़ा सटिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो ताऊ चाहते हैं। राजेश इतना गुस्से में था कि ताऊ के बारे में बात करते हुए सारी मर्यादा भूल गया। उसने कहा, राजेश इधर बैठो। उसने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया। उसे पानी का गिलास दिया। पानी पीने के बाद वह थोड़ा सामान्य हुआ। उसने कहा, अब बताओ क्या कहा है तुमसे ताऊ ने? वह बोला, कह रहे थे कि अगले हफ्ते तुम्हारा रिसेप्शन है, इसीलिए तैयारी शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर उसे भी ताऊ की सोच पर दुख हुआ। राजेश की हालत ऐसी थी कि बस अभी रो देगा। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। बस सबके सामने यही दिखाना है कि हमारे बीच सब ठीक है। कमरे में हम अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। वह उसकी बात मान गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताऊ का एक नया आदेश आ गया। कहने लगे, राजेश अब कॉलेज नहीं जाएगा। सभी नाश्ता कर रहे थे। वो राजेश के पास ही बैठी थी। वह बोला, क्यों ताऊ, मेरी परीक्षा में सिर्फ कुछ महीने बाकी हैं। ताऊ जी बोले, अब तुम शादीशुदा हो, सरिता की जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है, इसलिए अब तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे। वहाँ सभी काम सीखोगे और मजदूरों से काम करवाओगे। बाकी बातें फैक्ट्री में बता देंगे। राजेश के पिता बाबूलाल जी के साथ ही मिलकर फैक्ट्री चलाते हैं। पहली बार उसने ताऊ से विरोध किया था। उसने कहा, बड़े पापा, यह नाइंसाफी होगी। आपने जो फैसला हमारे लिए किया उसे हम स्वीकार चुके हैं, लेकिन कृपया राजेश को अपनी पढ़ाई पूरी करने दे। उसकी बात सुनकर ताऊ उस पर भड़क गए और बोले, हमारे यहाँ लड़कियों को यह अधिकार नहीं है कि वो बड़े को सलाह दें। अगर इसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़े, लेकिन अब यह फैक्ट्री ही जाएगा। राजेश अब कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा। उसे उसकी हालत देखकर बहुत दुख होता था। उस बेचारे की सारी आज़ादी छीन ली गई थी। विपिन भी उसी की उम्र का था। कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, लेकिन राजेश की जिंदगी अब बदल चुकी थी। फैक्ट्री से वह रात को थका मांदा लौटता था और फिर खाने के बाद सीधे कमरे में जाकर किताबें लेकर बैठ जाता था। वो जब घर के कामों से निपटकर कमरे में आती तो वह थका हुआ सा किताबों के बीच बैठा होता। उसे देखकर कहता, सरिता जल्दी आ जाओ ना, यह सवाल समझा दो ना। उसने एमकॉम किया था और राजेश भी वही पढ़ रहा था, इसलिए रात को वो उसे पढ़ाने लगती थी ताकि वह अच्छे अंक ला सके। जब उसके पेपर शुरू हुए तो बड़े ताऊ की मेहरबानी से उसे सिर्फ इतना ही अवकाश मिलता कि वह जाकर परीक्षा दे सके। उन दिनों वह आधी आधी रात तक पढ़ता और उसे भी उसके साथ जागना पड़ता था। एक बार वह बैठ के सिरहाने टेक लगाकर किताब पढ़ के याद कर रहा था। उसे भी बहुत नींद आ रही थी। वो चाहती थी कि वह आखिरी सवाल भी याद कर ले तो वो जाकर सो जाए, लेकिन शायद उसे भी नींद आ रही थी, इसीलिए वह अचानक उसकी गोद में सिर रखकर सो गया। वो आंखें मूंदे इंतजार कर रही थी कि वह पढ़ ले तो सो जाऊं, लेकिन उसकी इस हरकत से वो चौंक गई। उसने उसे पुकारा भी, लेकिन वह गहरी नींद में जा चुका था। पहली बार उसका दिल जोर से धड़का। उसने उसे हटाना चाहा, लेकिन वह कदकाठी से भारी था, इसीलिए उसके हिलाने पर भी ना हिला। उसे मजबूर होकर वहीं बैठना पड़ा। वो भी सोने की कोशिश करने लगी। फिर रात को उसे भी नींद आ गई। सुबह अलार्म बजा
तो उसकी आँख खुली। वो राजेश के बहुत पास थी। वह उसके ही तकिए पर सिर रख के सो रहा था। उसका हाथ उसके ऊपर था और उसकी सांसों की आहट उसे सुनाई दे रही थी। वो घबराकर उठी, शायद सोते समय उसका जूड़ा भी खुल गया था। उसने जल्दी से बाल समेटे और बेड से नीचे उतर गई। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। क्या ज़रूरत थी उसे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की? शुक्र है कि उसकी आँख नहीं खुली, वरना हम दोनों शायद एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पाते। उसने राजेश को जगाया। वह तैयार होकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। बोला, उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच। यह कहते हुए उसने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने होठों से छू लिए। उसका दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया था। उसने झटके से अपना हाथ राजेश के हाथों से अलग कर लिया, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल उठने लगी थी। ना चाहते हुए भी वो उसके बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वह अभी भी पहले जैसा ही था, नादान, चंचल और अल्हड़। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वह अच्छे अंकों से पास हुआ तो अपना परिणाम दिखाते हुए अचानक सरिता से लिपट गया और बोला, सरिता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। वह उससे लिपटा हुआ यह सब कह रहा था। वो फौरन पीछे हट गई। एमकॉम के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका इरादा बीबीए करने का था। फैक्ट्री में भी वह दिल लगाकर काम करने लगा था, इसीलिए ताऊ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। वह सारी तनख्वाह लाकर उसके हाथों में रख देता था और कहता था, सरिता आप संभाल लो, जब जरूरत होगी ले लूंगा। ससुर जी ने उसके अच्छे रिजल्ट को देखकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता उससे पूछता, आज क्या पहनूं कि सब लड़कियां मुझे देखती रह जाएं। वो मुस्कुराकर एक अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर उसे देती और कहती, यह पहन लो, सारी लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाएंगी। उसकी बात पर वह खिलखिला उठता। पिछले कुछ महीनों से राजेश के चेहरे पर एक अलग सी चमक दिखने लगी थी। वह बहुत खुश रहने लगा था। उसने एक बार उससे वजह पूछी तो उसने मुस्कुरा कर कहा, सरिता, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनकर उसके मन में जैसे कोई रोशनी बुझ गई। पर वह सच था कि वो जानती थी वह उसके लिए कभी वैसा महसूस नहीं करता था जैसा उसके रिश्ते की मांग थी। उसने उसे अपने मोबाइल में काव्या की तस्वीर दिखाई और पूछा, आप बताओ ना कैसी है? वो मुस्कुरा नहीं पाई, बस कहा, बहुत सुंदर है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। वह पूछने लगा, ताऊ जी मान जाएंगे? कोई बवाल तो नहीं होगा? उसने सलाह दी, तुम फैक्ट्री की कमाई से एक फ्लैट किस्तों में ले लो, जब तक पढ़ाई खत्म होगी वह तुम्हारा हो जाएगा, फिर तुम उससे शादी कर लेना। उसे उसकी बात पसंद आई और उसने वैसा ही किया। बीबीए पूरा होते होते वह एक फ्लैट का मालिक बन गया। फिर वह उससे कहने लगा, सरिता, मैं काव्या से शादी करना चाहता हूँ, क्या आप उसका रिश्ता मांगने जाएंगी? उसने पूछा, किस हैसियत से? वह चुप हो गया। बोला, यही तो मसला है, मैं उसे हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बता सकता, वरना वह मुझसे शादी नहीं करेगी। आखिर वो राजेश की दोस्त बनकर काव्या के घर गई और रिश्ता तय कर आई। जब उन्हें यह पता चला कि राजेश उसे शादी के बाद अलग फ्लैट में रखेगा तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। उन्हीं दिनों उसकी तबीयत खराब रहने लगी। बीपी बढ़ा रहता था, सर दर्द बना रहता था। एक स्त्री के लिए सौतन शब्द हमेशा पीड़ा का कारण बनता है और वो भी इसी पीड़ा से गुजर रही थी। जब तबीयत बहुत खराब हुई तो राजेश उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बीपी की दवा दी। वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने ही वाले थे कि एक व्हीलचेयर अचानक उसके सामने आ गई, या शायद वो उसके सामने आ गई थी। वार्ड बॉय माफी मांगने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति पर पड़ी उसके होश उड़ गए। वह सतीश था। वह उसे हैरत से देख रहा था, फिर उठ खड़ा हुआ और बोला, सरिता, तुम? वो बोली, मर गई सरिता, उसे तुमने मार डाला। सतीश, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सतीश ने कहा कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था और वह पिछले 4 सालों से कोमा में था। कुछ महीनों पहले ही होश में आया था और जब आया तो पता चला तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो बोली, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे लड़के से कर दी, जिसने मुझे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। मेरी ही
ही नहीं उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। सतीश ने राजेश की ओर इशारा करते हुए कहा, सरिता मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, इस रिश्ते को तोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस राजेश का हाथ पकड़कर हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रास्ते भर वो रोती रही। राजेश ने पूछा, रो क्यों रही हो? वो बोली, अपनी किस्मत पर ना रो तो और क्या करूं? उसने पूछा, क्या शादी नहीं करना चाहती सतीश से? अब भी उससे प्यार करती हो? उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उससे ज्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है, मैं जो हो गया उसे ही निभाऊंगी। उसने पूछा, मैंने तुम्हें क्या दिया? वो बोली, कुछ नहीं चाहिए मुझको, बस एक बात, मुझसे अपना नाम मत छीनना। उसने कहा, तुम जैसे चाहो अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन मेरा सहारा मत छीनना। वह बोला, मैं तुम्हें अपने फ्लैट में ले जाऊंगा, वहां अगर चाहो तो मुझसे आज़ादी ले सकती हो और सतीश से शादी कर सकती हो। वो बोली, नहीं, अब मेरे दिल में सतीश कहीं नहीं है, बस अपना नाम मुझसे मत छीनना, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे नाम पर जी लूंगी। राजेश उसकी बात सुनकर बोला, जिंदगी बहुत लंबी होती है, सिर्फ नाम पर कैसे जियोगी? उसने कहा, शायद तुम नहीं जानते औरत की वफादारी क्या होती है, वो जी लेती है नाम पर भी। उस रात जब वो सोने जा रही थी, राजेश कमरे में आया और बोला, सरिता सर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। वो चौंकी, उसने पहली बार उससे ऐसे हक जताकर सर दबाने को कहा। वो उसके सिर की मालिश करने लगी। वह बोला, अब तो तुम हर बात मान लेती हो, पहले तो डांटती भी थी, कान भी खींच लेती थी, अब क्यों नहीं करती ऐसा? उसने कहा, क्योंकि रिश्ता अब बदल गया है, अब तुम मेरे पति हो, भले उम्र में छोटे हो पर अधिकारों में नहीं। वह उसे देखकर बोला, मैंने काव्या से शादी करने से मना कर दिया है। उसने चौंक कर पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ वह मुझसे उतना प्यार नहीं करती जितना मैं सोचता था, और शायद मैं भी उससे नहीं करता। मुझे समझ आ गया है कि प्यार जाति, धर्म या उम्र या रंग रूप का मोहताज नहीं होता, ये तो दो दिलों का मिलन होता है। वो बोली, फिर भी तुम्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का हक है। उसने उसका हाथ थाम कर कहा, और तुम, क्या तुम बस दुख झेलने के लिए हो? मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वो तुम्हारी वजह से हूँ। मुझे पता है तुम्हारे ताऊजी के गलत फैसले का नुकसान तुम्हें भी हुआ, तो फिर क्यों तुम्हारी जिंदगी को सजा बना कर रखूं? फिर उसने उसका हाथ अपने होठों से छू लिया। उसका दिल जैसे एक बार फिर धड़क उठा। वह बोला, तुम मेरी पत्नी हो, सिर्फ नाम से नहीं, हक से भी। औरत का हुस्न मर्द को आकर्षित करता है, लेकिन उसकी वफा उसे जीत लेती है। तुम्हारी वफादारी ने मुझे जीत लिया है। आपका क्या ख्याल है, क्या सच में औरत की वफा मर्द का दिल जीत लेती है, जैसे सरिता ने राजेश का दिल जीत लिया? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।